Good morning, students. Welcome to my business studies classes. We are doing chapter number 9, that is financial management. In the last video, we had discussed two decisions. Okay, financial decision, a financing decision, and investment decision. And today we are going to deal with the one of the third decision which a financial manager is bound to take to be a successful. Okay, that is dividend decision. In other words, we can say that dividend decision is a appropriation और distribution of profit. Okay, तो हम लोग अभी समझते हैं होता क्या है डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि हम प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. ओके, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस फंड्स. ओके, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट. देखिए, जैसे भी अगर हम लोग एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में समझते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर प्रॉफिट होता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, आउटसाइडर्स को पे करते हैं वो लोग. ठीक है, लाइक क्रेडिटर्स हो गए, अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं. ठीक है, शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है. देन डिवेंचर होल्डर्स को भी पेमेंट होती है. ठीक है, इसमें से कुछ जो पेमेंट है वो बहुत ही लीगल होते हैं. मतलब अगर उसको नहीं दिया जाए तो कंपनी के ऊपर लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं. लाइक अगर डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ये जितने भी हैं और बैंक लोन्स अगर रहे तो ये सारे जितने भी आइटम्स हैं उनको पहले हम इंटरेस्ट दे करके छुटकारा ले लेते हैं. ठीक है, तो these are legal obligations to the company, okay, or any organization. ठीक है, तो मेनली डिविडेंड डिसीजन इज कंसर्न्ड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड. मतलब डिविडेंड डिसीजन में हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो सरप्लस फंड है, मतलब हमारा जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. ओके, सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे पार्टीज दिखाई गई हैं, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, डिविजन होल्डर्स, डिविडेंड होल्डर्स, डिवेंचर्स होल्डर्स, ये सारे में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ओके, देन कुछ कुछ चीज़ हमारा कोई भी कंपनी का फिक्स लाइबिलिटी होता है, लाइक पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स. मैंने आपको बताया क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, अगर बैंक लोन है तो उसको पेमेंट करना. ठीक है, so what a company or finance manager has to decide is what to do with the residual or leftover profit of the company. ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिनेंशियल मैनेजर क्या डिसाइड करते हैं कि ये सब इन सब को पेमेंट करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचती है उसका हम क्या करें. ओके, रिपीटिंग अगेन, इन सारे पार्टीज जो बताए गए हैं उनको पेमेंट करने के बाद हमारे पास जो रेसिड्यूअल या फिर प्रॉफिट बच जाती है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट रहती है, उसको हम क्या करें, कैसे करें. ठीक है, उसके हमारे पास दो ऑप्शन है. करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला ऑप्शन तो ये है कि उसको हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे दे. ठीक है, कि लीजिए भाई इस बार अच्छा प्रॉफिट हुआ था, आप लोग भी रखिए अच्छे से. दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा रिटेन अर्निंग के रूप में रख सकते हैं. मतलब थोड़ा थोड़ा रिटेन अर्निंग या फिर प्लॉइंग. रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम क्या है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. ओके, तो हम लोग रिटेन अर्निंग मतलब अपने अर्निंग से थोड़ा थोड़ा बचा करके रखने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग. ठीक है, तो हम लोग अपने रिटेन अर्निंग के रूप में भी उसको अपने पास रख लेते हैं. ठीक है, तो मैनेजर क्या करे सरप्लस प्रॉफिट का, या तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में, या तो उसको रख ले अपने पास रिटेन अर्निंग के रूप में. तो ये डिसाइड किसको करना पड़ता है, फिनेंशियल मैनेजर को करना पड़ता है अंडर डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन में कोई भी फिनेंशियल मैनेजर यही डिसाइड करता है कि सरप्लस प्रॉफिट का क्या करे, या तो उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे या फिर रिटेन अर्निंग के रूप में उसको रख ले. ओके, तो अभी फिनेंस मैनेजर क्या देख करके डिसाइड करेगा, कुछ कुछ क्राइटेरियाज होती हैं जिसको देख करके वो डिसाइड करता है. कुछ कुछ वो माइंड में सोचता है तभी वो डिसीजन लेता है कि करे क्या सरप्लस प्रॉफिट का. मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रोइंग फेज में है. ग्रोइंग फेज में मतलब अभी जस्ट उसको स्टार्ट ही हुए 2-3 साल ही हुआ है. ठीक है, अभी वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है डे टू डे. ठीक है,
तो वो क्या करेगा वैसा ऑर्गेनाइजेशन कि वो प्रॉफिट में, सारा प्रॉफिट को डिविडेंड में नहीं देगा, ठीक है, वो कुछ प्रॉफिट को अपने पास रख लेगा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, ठीक है, ताकि उस रिटेन अर्निंग को अपने ग्रोथ, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीज़ों में खर्च कर सके। क्योंकि अगर आप बाहर से जा कर के ये लेते हो, लोन लेते हो, या फिर डिवेंचर्स लेते हो, ठीक है, या फिर क्रेडिटर्स से लोन लेते हो, या फिर बैंक लोन लेते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव टू पे, ओके। बट अगर आप बोरोड फंड करते हो, लाइक शेयर इशू करते हो, तो उसको भी, शेयर को इशू करने में काफ़ी खर्चे आते हैं, ठीक है, तो आपको वो सब भी क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी क्या है, आपको क्या करना चाहिए वैसे केस में, अगर आपकी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग फेज में है, ग्रो कर रही है धीरे 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 धीरे, तो मतलब उसको क्या है, और ग्रो करने के लिए फंड चाहिए होगा। वो फंड वो कहाँ से ला सकता है, रिटेन अर्निंग से ला सकता है, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कुछ को रिटेन अर्निंग के फॉर्म में अपने पास रख लेते हैं। और अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कोई ऐसा कंपनी है जो कि एकदम फुल ग्रो कर चुकी है, ठीक है, अब लाइक एग्जांपल टाटा, ठीक है, एग्जांपल रिलायंस फ्रेश, ठीक है, एग्जांपल जियो, ओके, दिस कंपनी हैड मैक्सिमम ग्रोथ, उनका ग्रोथ काफ़ी हो चुका है, तो वो लोग क्या करेंगे कि जितना भी डिविडेंड होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब जितना भी सरप्लस प्रॉफिट उनके पास बचेगा उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो और ग्रो नहीं करने के लिए अपने पास रिटेन अर्निंग नहीं रखेंगे, ओके। तो आपको समझ में आई बात कि जो अगर फिनेंस मैनेजर ये अगर देख लेता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे ग्रो करना है, तो वो क्या करेगा, वो सरप्लस फंड को डिविडेंड में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेन अर्निंग के फॉर्म में अपने पास रख लेगा। और अगर फिनेंस मैनेजर ये देखता है कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी है वो पूरा ग्रो कर चुका है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको रिटेन अर्निंग रखने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपने आप जितने भी हैं सरप्लस प्रॉफिट उसको डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर देगा, ओके, सिंपल। अब आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है जो आपके डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट कर रहा है, ओके। पहला तो है अर्निंग्स। अर्निंग्स कैसे इफेक्ट करेगी, ठीक है, देखो डिविडेंड जो भी है, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होती है, ठीक है, हर एक साल एक जैसा डिविडेंड नहीं मिलता है। डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब है अर्निंग, तो मतलब डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स, अर्निंग्स ऑफ करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल हमने कितना अर्न किया था, इस साल कितना अर्न किया है। तो जब भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है तो वो अर्निंग्स देखने के बाद करती है, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है उस साल या फिर पिछले साल, ये देखने की बात करती है, ओके। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कंपनी का अर्निंग ज़्यादा होगा तो डिविडेंड, हाई रेट ऑफ डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड, एंड हमारा कंपनी का अर्निंग अगर लो होगा तो लो रेट ऑफ डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मीन्स कंपनी हैविंग स्मूथ एंड स्टेबल अर्निंग, मतलब कुछ कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जिसकी प्रॉफिट स्टेबल होती हैं, मतलब हर एक, मान लो हर एक साल 2-2 लाख रुपए की प्रॉफिट हो ही रही है, ठीक है, दैट इज स्टेबल, ठीक है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि किसी साल उसको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, किसी साल 50,000 रुपया हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल अर्निंग। तो जिस कंपनी में स्टेबल अर्निंग है वो लोग हाई रेट ऑफ डिविडेंड देते हैं, डिक्लेयर करते हैं। बट ऐसी कंपनीज जहाँ पे अनस्टेबल अर्निंग्स है वहाँ पे आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करते हैं वो लोग, ठीक है। थर्ड इज कैश फ्लो पोजीशंस, ठीक है। देखो कैश फ्लो पोजीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है, किसी को भी डिविडेंड मिल रहा है, तो इसका मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उसका मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब कैश कंपनी से बाहर जा रही है,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंपनी हाई रेट ऑफ डिविडेंड तभी डिक्लेयर कर पाएगी जब उसके पास सरप्लस कैश होगा, मतलब कैश का इनफ्लो अगर अच्छे से हो रहा होगा तभी वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तभी तो कैश का आउटफ्लो होगा। ओके। और अगर कंपनी का सिचुएशन है कि वो शॉर्टेज ऑफ कैश है, मतलब उसके पास कैश ज़्यादा नहीं है, तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। ओके। फोर्थ इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ओके, ये मैंने आपको समझा चुकी हूँ, बट फिर से अगेन आई एम रिवाइजिंग इट। ओके, अगर किसी कंपनी में आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, फिनेंस मैनेजर, ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? फिनेंस मैनेजर। फिनेंस मैनेजर को ऐसा लगेगा कि मेरे कंपनी को आगे अभी और ग्रो करना है, तो वो क्या करेगा? सारे सरप्लस फंड को डिविडेंड में नहीं डिक्लेयर करेगा, बल्कि कुछ को बचा करके रिटर्न अर्निंग के लिए रख लेगा, ताकि उसको ग्रोथ ऑफ द कंपनी में या फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में यूज कर पाए। ओके, बट इन द सेम केस अगर कंपनी पूरी डेवलप कर चुकी है, ठीक है, तो उसको ग्रो करने के लिए और ज़्यादा पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो वैसे केस में फिनेंस मैनेजर क्या करेंगे कि सारे डिविडेंड को, प्रॉफिट को या सरप्लस को डिविडेंड में डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके। फिफ्थ इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कुछ कंपनीज जो है उनका स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है। ठीक है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब होता है कि हर एक साल आपको मान लो 2,000 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। ओके, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं भी हो रहा है कंपनी को, तो भी आपको 2,000 रुपये का डिविडेंड हर एक साल मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसका इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स में बहुत अच्छा आता है, मतलब अच्छा इंप्रेशन बन जाता है। ओके, तो और ये कंपनी का रेपुटेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ओके, तो वैसे जगह में क्या होगा, आपको कंपनी जो इन्वेस्टर्स होंगे वो सेटिस्फाई रहेंगे और डिविडेंड भी स्टेबल मिलेगी आपको। बट इन केस ऑफ अनस्टेबल कंपनीज दे डू नॉट पे अ रेगुलर डिविडेंड। वैसे केस में कंपनीज की रेपुटेशन भी उतनी अच्छी नहीं रहती है। नॉर्मली बिग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रीफर टू इन्वेस्ट इन अ कंपनीज विथ रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड। मतलब जो भी कंपनी रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड देती है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्ट करते हैं। ओके। 6 इज प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स मतलब होता है कि जैसे आपकी जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या है, मेंबर्स हैं कंपनी के या फिर ऑनर्स है कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले हम शेयर होल्डर्स को देखने के बाद करेंगे। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो आपने एक कंपनी खोला है, वहाँ देख रहे हैं कि सारे शेयर होल्डर्स रिटायर मेंबर हैं। रिटायर मतलब बूढ़े हैं, रिटायर हैं, बुजुर्ग हैं। ठीक है, रिटायर है या फिर वो मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। ठीक है, तो वैसे केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पूरा जितना भी सरप्लस प्रॉफिट होता है सबको डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, वहाँ पे आप रिटेन अर्निंग नहीं कर सकते हो। बट इन केस कि आप देख रहे हो कि आपके सारे शेयर होल्डर्स बहुत ही रिच हैं, वेल्दी क्लास से बिलोंग करते हैं, बहुत ही रिच हैं एंड वेल्दी क्लास से बिलोंग करते हैं और यंग है। ठीक है, तो आप क्या करोगे वैसे में कि सारे सरप्लस को डिक्लेयर नहीं करके कुछ अपने पास बचा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी ऐसा है, हमारा जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, तो बहुत टाइम में क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले टैक्सेशन पॉलिसी को भी देखी जाती है। ठीक है, अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो मिलता है दैट इज नॉट टैक्सेबल, मतलब वो टैक्सेबल नहीं रहता है, टैक्स फ्री रहता है। मतलब आप अगर किसी कंपनी का शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स खरीदोगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो वो डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल, दैट इज नॉट टैक्सेबल। ओके, उस पर टैक्स नहीं लगती है आपको। बट कंपनी जो है वो आपको डिविडेंड दे रही है तो कंपनी हैज टू पे टैक्स। कंपनी को डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मान लो टैक्स काफ़ी हाई रेट में टैक्स अगर है, गवर्नमेंट काफ़ी हाई रेट ऑफ टैक्स लगा के रखी हुई है,
तो वो डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी, क्योंकि वो जितना डिक्लेयर करेगी उतना उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके और अगर कंपनी लो रेट कंपनी बोलती हूँ मैं, सॉरी, गवर्नमेंट अगर लो रेट ऑफ टैक्स रखी है तो वो डिविडेंड आराम से डिक्लेयर करेगी, क्योंकि उसको टैक्स उतना पे नहीं करना पड़ेगा। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन भी टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी में ही बेस्ड होती है। अगर गवर्नमेंट हाई रेट टैक्स लगा चुकी है, हाई रेट लगाई हुई है टैक्सेशन में, तो वो क्या करेंगे कि आपको लो रेट ऑफ डिविडेंड देंगे। ओके और अगर टैक्सेशन में रेट लो है तो आपको हाई रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। ओके लास्ट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस। यूजुअली आपको एग्जाम्स में 6 पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 पॉइंट्स ही पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स यू विल डिसाइड हाउ मच यू हैव टू राइट। ओके मार्क्स से आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 8 पॉइंट आता तो 8 लिख दो। ओके यू आर नॉट गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। ओके आपको मार्क्स देखो कि क्वेश्चन में मार्क्स कितनी रखी हुई है और उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो यूजुअली 5 पॉइंट और 6 पॉइंट यू हैव टू राइट, बट आपको 6 पॉइंट ही नहीं याद करके जाना है, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद कर लो ताकि आप भूल जाओ तो वो सारे मेकअप हो जाएंगे। ओके तो अब बुक्स में तो और भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 ठीक है 10 पॉइंट्स है आपके बुक में, ठीक है 11 पॉइंट्स है एक्चुअली, तो 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो सब भी आप चाहो तो देख सकते हो। तो लास्ट इज लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो कंपनीज एक्ट है वो रेगुलेट करती है कि आपको कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, और आपको बहुत सारे प्रोविजंस भी बनाए गए हैं कि डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करना है और कितना डिक्लेयर करना है। मतलब आप इतना डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते हो कि कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो खतरे में आ जाए। ठीक है लिक्विडिटी पोजीशन मतलब उसके पास कोई कैश रहे ही नहीं कंपनी को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी पोजीशंस। तो कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन को देखने के बाद ही आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ओके तो देयर आर मेनी कंपनीज एक्ट में बहुत सारा प्रोविजंस बनाए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, एंड देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच यू हैव टू सी बिफोर declaring dividend. Okay so that's all in today's video. I'm ending the video here only, and the next class we will study some new topics from this chapter. Thank you, keep studying and keep safe.